नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। सरकार क्यों नहीं रद्द करवाना चाहती है आशीष मिश्रा की जमानत? दूसरा, क्या एनएसए लगाने से रुक जाएगा पेपर लीक? तीसरा, धार्मिक नफरत से वोट तो मिल सकता है पर नोट पर भी आएगी चोट। मैं आगे इसको वो करूँगा, उससे पहले आपसे आग्रह, हमेशा की तरह सब्सक्राइबर बनिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और अगर हो सके तो मेंबरशिप भी ले लीजिए। मेंबरशिप में आपको हर महीने एक छोटी आर्थिक मदद हमें करनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार की भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। सबसे पहली बात, सरकार क्यों नहीं रद्द करवाना चाहती है आशीष मिश्रा की जमानत? देखिए, आशीष मिश्रा का केस आप सब लोगों को याद है, मैं फिर से उसको एक जल्दी से रिपीट कर दूं। 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा जी ने, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पिताजी की जीप लेके 4 किसानों को रौंद दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसको हत्या बोला गया है, और वो उस हत्या के आरोपी थे, और उनको शुरू में कुछ ना नुकर के बाद उनको फिर हिरासत में ले लिया गया था। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उनको 10 फरवरी को बेल दे दी। 21 फरवरी को जो मृतक थे उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, और कल मतलब बुधवार को वो पिटीशन सुनवाई के लिए आई। दुष्यंत दवे, जो अगर आपको नाम याद हो, बार काउंसिल के वहाँ के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, तेज तर्रार वकील हैं, वो मृतक परिवार की तरफ से अपीयर हुए। अब इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच के सामने सुना जा रहा था। 3 जज की बेंच थी। बेंच ने जब ये पूछा कि जो एसआईटी को हेड कर रहे थे एक मॉनिटरिंग जज, उनके 2 लेटर्स पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कार्रवाई की, एक तो उन्होंने ये पूछा। दूसरा, मतलब आपको वो याद ही है कि आशीष मिश्रा पे आरोप था 3 अक्टूबर को अपने पिता के, उससे उन्होंने 4 किसानों को मारा था। नवंबर 17 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के अवकाश प्राप्त जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को अपॉइंट किया था कि वो इस मॉनिटरिंग को प्रोब करेंगे, इस एसआईटी के हेड होंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। अब ये जब कल उसमें आई तो इस बेंच ने स्पष्ट पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने एफिडेविट में क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने एफिडेविट में कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इज कंटेम्पलेटिंग, वो सोच रही है कि एक अपील फाइल करने की आशीष मिश्रा के बेल को कैंसिल करने के लिए। इट इज कंटेम्पलेटिंग, हम लोग सोच रहे हैं, 10 फरवरी से मनन चल रहा है। पर मॉनिटरिंग ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है, वो इनसे ये कह रही है कि आपने एफिडेविट में दिया है, लेकिन मॉनिटरिंग जज ने 11 फरवरी को और 14 फरवरी को सरकार को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने तत्काल सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील फाइल करने के लिए कहा, मतलब बेल कैंसिल करने के लिए उन्होंने तुरंत इस पर सरकार को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पूछा इस पर एक्शन क्या हुआ है। अब सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी साहब अपीयर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब इस पर मुझे समय चाहिए, और उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम उत्तर प्रदेश से बात की, और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने को अब तक ये जो मॉनिटरिंग उनका मैसेज है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने 11 फरवरी को लिखा, मैंने 14 फरवरी को लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे ये कोई रिपोर्ट ही नहीं प्राप्त हुई है, अब जो करना है कर लो। मतलब मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वहाँ नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को, जो रजिस्ट्री मतलब जहाँ पे आप जब कोई भी कार्रवाई होती है तो एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में से एक रजिस्ट्री बोली जाती है, वहाँ पे सारे कागज़ दिए जाते हैं, वहीं पे फाइलिंग होती है। रजिस्ट्री से कहा है कि ये इम्पोर्टेंट लैप्स है, ज़रा पता करिए। और क्योंकि देखिए ये भी एक चीज़ है, 11 फरवरी को एक सिटिंग जज जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं उनका वो आता है, 14 फरवरी को आता है, और सरकार कहती है उसको मिला नहीं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लैप्स है। और इस पर जो भी कार्रवाई जिसकी भी वो हो, उस पर कोई सख्त कार्रवाई होता क्या है कि हम लोग के यहाँ इस तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को इसकी तारीख नियत की है, और उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। दुष्यंत दवे जी ने इसमें एक चीज़ और बताई है। उन्होंने कल ये भी बताया कि जो बेल हुई है उसमें झूठे दस्तावेज, फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हाई कोर्ट में फाइल किए गए हैं, और जिसमें ये कहा गया है कि वो आशीष जी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसकी अलग से सुनवाई होगी, क्योंकि इस सुनवाई में
ये जो अगर झूठे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उसकी अलग से सजा है। इस 300 ये सब हत्या के अलावा वो एक अलग दफ़ा आपके ऊपर लगेगी, तो इसका भी खतरा है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना कि हमें वो रिपोर्ट ही नहीं मिली, उसको वो किसकी गलती की वजह से नहीं मिली, और दूसरा कि इन्होंने झूठे दस्तावेज फाइल किए उसके बारे में। अब हम लोग जरा बात कर लें, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, क्या एनएसए लगाने से रुक जाएगा या पेपर लीक? देखिए, दो चीज़ें बताएं। उत्तर प्रदेश का थोड़ा नाम खराब है इस मामले में यहाँ पे, और ख़ास करके मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है कि उनके रिजीम में नकल बहुत बढ़ जाती थी, और फिर नकल अध्यादेश आया, कल्याण सिंह आया, और वो सब स्टोरी आपको पता है। उस समय नहीं बढ़ती थी, नकल आज भी खूब होती है। गांव में आप चले जाइए, नकल कैसे होती है उसके नए नए ईजाद कर लिए गए हैं कि लोग छत पे चढ़ के बैठ जाते हैं कि उड़ाका आ रहा है, उड़न दस्ता आ रहा है, और कैसे उसको अनाउंस किया जाता है। मिली भगत होती है, वो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। अब ये बताइए, बीजेपी सरकार को क्या पेपर लीक के लिए याद रखा जाएगा? मुलायम सिंह जी को मान ली नकल के लिए, कल्याण सिंह को नकल अध्यादेश के लिए, बीजेपी सरकार को क्या पेपर लीक के लिए इन्होंने मतलब नए नए मापदंड बना रहे हैं? अभी 4 महीने पहले वो यूपीटीटी क्या या किसके पेपर लीक हुए थे। तो ये जरा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में इस समय हम लोग यहाँ पे बोला था बोर्ड की परीक्षाएं हैं। बोर्ड का मतलब ये होता है कि 9वीं और 10वीं को मिला के हाई स्कूल बोला जाता है, 11वीं और 12वीं को इंटरमीडिएट बोला जाता है। आम भाषा में इंटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। इनकी परीक्षाएं चल रही हैं, और इनकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 52 लाख बच्चे इस परीक्षा को दे रहे हैं। 10वीं के और 12वीं के यूपी बोर्ड से संबंधित बच्चे 52 लाख इसको दे रहे हैं। मैं आपको एक जल्दी से एक बता दूं, वर्ल्डोमीटर पे चले जाइए, 235 देशों की सूची है, उसमें 119 देश की आबादी 52 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 120 से और 235 देश जो हैं, करीब 116-117 देश, उनकी आबादी 52 लाख से कम है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में जितने लोग हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उससे कम आबादी वाले 116 देश हैं इस दुनिया में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दें आपको। अब एक और चीज़, एक फिगर समझ लीजिए। हाई स्कूल का मतलब 9th and 10th, इंटरमीडिएट का मतलब 11th 12th। तो अगर 52 लाख बच्चे केवल 10वीं और 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, तो 9th और 11th के बच्चे कर लीजिए तो उसको डबल कर लीजिए, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख। दुनिया के 86 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा है, और करीब 149-50 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ 4 लाख से कम है। तो इतने हैं। एक चलते चलते एक छोटी सी फिगर और, इन हिंदुस्तान में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 22 स्टेट ऐसी हैं जिनकी आबादी 52 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 14 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी आबादी 52 लाख से कम है। जितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ 10वीं और 12वीं का, तो ये बड़ा एग्जाम था। 30 मार्च को दूसरी पाली में 2 बजे इंटरमीडिएट के अंग्रेजी की परीक्षा थी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 24 जिलों में ये पेपर लीक हो गया। अच्छा, वो जब पेपर लीक हुआ है तो वो पूरा उत्तर प्रदेश के सारी जगह हुआ है, वो चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे वो ईस्टर्न यूपी हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, चाहे वह, तो सब जगह हुआ है। वो 24 जिले पूरे उसमें हैं। 24 जिलों में पेपर लीक हुआ। 29 मार्च की रात में ही पेपर वायरल हो गया था और वो डीएमएसपी को वहाँ तक पहुँच गया था। अब जब कल हुआ तो ये हुआ कि इनको एनएसए लगा दो, इनको वो कर दिया जाएगा, इनको ठीक कर दिया जाएगा। 17 व्यक्ति इसमें बंदी बनाए गए हैं, जिसमें DIOs हैं और एक पत्रकार साहब ओझा जी हैं। ये नाम मैं इसके साथ लगा दे रहा हूँ, पेपर का ही वो नाम है। उन 17 लोगों में जो नाम हैं उसमें से बलिया में पकड़े गए हैं 17 लोग, उसमें से 7 लोग यादव जी लोग हैं। अब इसका क्या अर्थ है ये नहीं, वो इलेक्शन की कुछ वो निकाली जा रही है, गुस्सा निकाला जा रहा है कि कोई और कारण है, ये देखने वाला होगा। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ 3 स्तरीय सुरक्षा है, 3 स्तरीय, 3 राउंड, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन यहाँ तो पेपर ही लीक हो जा रहा है। एक चीज़ देखिए, सोचना ये होगा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश को भी सोचना होगा। हमारा जो बेस्ट मंत्री हो, जो हमारा बेस्ट अधिकारी हो, उसी को यहाँ नियुक्त करना चाहिए जिसका करियर स्पॉटलेस हो, क्योंकि ये पैसा कमाने की जगह मत बनाइए इसको। और इसका एक बड़ा कारण, मेरे जो बुनियादी बात है उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना होगा, नहीं तो ये रुकेगा नहीं, चाहे वो नकल हो, चाहे वो पेपर लीक हो। वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस तरह से भर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो रही है, उस पर भी देश को, प्रदेश को कोई ना कोई एक लॉन्ग टर्म व्यू ज़रूर लेना पड़ेगा। अब मैं आ जा रहा हूँ अपनी चर्चा के आखिरी क्वेश्चन पे,
कि धार्मिक नफरत से वोट तो मिल जाएगा सकता है, पर नोट पर आएगी चोट। ये कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी एक हमारे बड़ी उद्योगपति हैं बेंगलोर की, किरण मजूमदार शॉ, उन्होंने कल ट्वीट किया और उस ट्वीट को फिर उन्होंने कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको, बोम्मई साहब को, उन्होंने उसको एड्रेस किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें कुछ करिए। इशू ये हुआ है कि अब कर्नाटक में कुछ मंदिरों के बाहर जो मेले लगते हैं मंदिर में, उसमें हमारे जो वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं, इन लोगों ने एक नया मुहिम शुरू की कि यहाँ पे मुसलमान दुकानदार अपनी दुकान नहीं ले सकते। ये सब हिजाब के बाद जब वो वर्डिक्ट आए उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। अच्छा, इसको ये बोल रहे हैं कि ये एज पर क्या हुआ था, कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997 जो 2002 में लागू हुआ था, उसकी आड़ ले रहे हैं। मैं अभी गया था केरल, पद्मनाभन टेम्पल में गया था। वहाँ पे लिखा हुआ है बाहर कि केवल हिंदू व्यक्तियों का ही प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के बाहर अगर कोई दुकान में कोई सामान बेच रहा है और अगर आप इसको रोक रहे हैं तो ये मुश्किल वाली बात है। मैं किरण मजूमदार शॉ की बात पे आऊँ उससे पहले मैं एक बात और कहूँ, क्या क्या चीज़ें हटाएंगे। देश की संस्कृति ऐसी है कि आप नहीं हटा सकते हैं। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, वहाँ की पूरी जो पूजा होती है उसके ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो मुसलमान बनाते हैं, पंडाल मुसलमान बनाते हैं। क्या करेंगे आप? मेले से तो हटा देंगे आपका। मैं कई बार इसको कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये जो नक्शा बांध रहा हूँ ये किसी मुसलमान जुलाहे ने बनाया होगा, अम्बेडकर नगर या आजम उधर। किसको हटाइएगा। दूसरी बात जो किरण मजूमदार शॉ जो कह रहे हैं, जिसपे उनको खतरा जो नज़र आ रहा है, उनका कहना यह है कि आज हिंदुस्तान की जो टेक और बायोटेक में ग्लोबल लीडरशिप है। एक तरह से जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, इसमें हिंदुस्तान लीड कर रहा है। लेकिन ये जो रिलीजियस डिवाइड आप शुरू कर रहे हैं, इससे ये खतरा है कि हिंदुस्तान की जो ग्लोबल लीडरशिप है उस पर भी चोट पड़ेगी। और केवल चोट ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लीडरशिप के रोल में नहीं रहेंगे तो आपके व्यापार का भी हानि होगी। तो कभी कभी वोट के जोश में थोड़ा होश का भी वो काम करना है, चाहे वो वीएचपी के लोग हों, चाहे बजरंग दल के लोग हों। मंदिर के अंदर बिल्कुल सैक्रोसेंट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंदिर के बाहर अगर कोई दुकान लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, अगर एक्ट ही तो है ना, आदमी ने एक्ट बनाया, मान ली थोड़ी देर के लिए एक्ट भी है, तो उस एक्ट में अमेंडमेंट लाइए, वहाँ की जो भी सरकार है उसको ठीक करिए। क्योंकि दुकान पे सामान नहीं मैं बेचने दूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।